हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एज सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और वो हिस्ट्री में भी भारत का इतिहास सन 1700 से 1950 तक पढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो का बेसिकली पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम आप सभी का जो यूनिट 1 था उसको डिस्कस कर रहे थे और यूनिट 1 में हमने कुछ टॉपिक्स को पढ़ लिया था। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इसके अंदर कुछ टॉपिक्स को पढ़ लिया था जिसमें हमने सबसे पहले फर्स्ट यूनिट को आपके उठाया था जिसमें 18वीं शताब्दी में जो समाज था ये कैसा था। ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बनेगा ही बनेगा कि 18वीं शताब्दी का जो भारतीय समाज था वो किस प्रकार से था बताइए। या फिर आपसे शॉर्ट नोट में किसी की जाति पर, जैसे यहाँ पर जाति प्रथा जो हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था, बाकी आज जाति प्रथा को पूरा खत्म करेंगे। इसके बाद में अस्पृश्यता को भी खत्म करेंगे और अस्पृश्यता के बाद में हम महिलाओं की स्थिति के बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो बिल्कुल डिटेल से रहेगी जिसमें आप सभी को सब कुछ समझ में आए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जाति प्रथा के बारे में। तो हमने बताया था कि भाई भारत में जाति कितनी थी ये पता कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि भारतीय जो समाज था कई जातियों में और कई उपजातियों में विभाजित था। और इसीलिए हमने अनुमान लगाया और अनुमान के आधार पे हमने ये कहा कि भारत में शायद 2 से 3 हजार तक जातियां व उपजातियां थी। अब आप बोलोगे जाति व उपजाति में अंतर क्या होता है? तो जाति क्या हो गया, जैसे एक धर्म है, एक धर्म के अंदर हमने कई तरीके से जातियां बना दी जिसमें कुछ उच्च वर्ग है, एक धर्म के अंदर कुछ निम्न वर्ग है, कुछ उच्च जाति है, एक निम्न जाति है और कुछ जातियों में भी उपजातियां आती हैं जो अलग अलग तरीके से विभाजित होती है। वो मुख्य रूप से उनके कार्यों के आधार पर विभाजित होती है, उनके कार्यों के आधार पर। तो ध्यान रखना है, जो जाति व्यवस्था मानव के इतिहास में काफी विवादास्पद इसलिए रहा है क्योंकि कितनी संख्या में कैसे उत्पत्ति हुई और इसका अंत कैसे हुए, इस पे बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती हैं। और इस जाति व्यवस्था के कारण ही हमारा समाज जो है वो अलग अलग भागों में विभाजित हो गया। समाज के अंदर बहुत ज़्यादा भेदभाव उत्पन्न हो गया। समाज पर अगर हम देखें तो एक वर्ग के द्वारा, यानी जो उच्च वर्ग की जातियां थी उनके द्वारा जो निम्न वर्ग की जो जातियां हैं उनको उनको उनके द्वारा शोषण किया जाता था। और हमने देखा कि देश के कई हिस्सों पर इसके बुरे परिणाम भी पड़ने लगे। इसके अलावा कुछ विद्वान थे, जैसे आप देखोगे टैवर्नियर, इन्होंने 18वीं शताब्दी में काफ़ी पहले ही जाति प्रथा के दोष का वर्णन किया। इन्होंने बताया कि जाति प्रथा का क्या दोष है। इसके साथ ही हम एक विद्वान ऐसे भी पढ़ेंगे जिन्होंने जाति प्रथा के कुछ फायदे बताए हैं। तो यहाँ पर जैसा कि इन्होंने बताया कि भारत में जो है काफ़ी ज़्यादा स्टैचू वर्शिप होती है, यानी मूर्ति पूजा होती है। और अगर हम देखें तो भारत में हिंदुओं की संख्या मुस्लिमों की संख्या से अधिक है। अगर 6 हिंदू हैं तो 1 मुस्लिम है, और लेकिन फिर भी हम देखें तो किस प्रकार से 6 मूर्ति पूजकों को 1 मुस्लिम के द्वारा हरा दिया जाता है, यानी मुस्लिमों ने शासन किया। ये कहना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है। और वो कहते हैं कि किस प्रकार से जो मूर्ति पूजक लोग थे वो किस तरीके से जो मुस्लिम थे उनके अधीन हो गए और उन्होंने अपनी आधिपत्यता स्वीकार भी कर ली। ये हमने कल की क्लास में डिस्कस भी किया था। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि केवल हमारे समाज में जाति प्रथा थी तो इसके केवल बुरे ही परिणाम थे, तो इसके कुछ अच्छे भी परिणाम थे। इसमें एक चीज़ और पीछे रह गई है, तो ध्यान रखना है कि जाति व्यवस्था ने कभी भी हमें आपस में एकता के सूत्र में बांधने नहीं दिया। जाति व्यवस्था में अनेक प्रकार के अंधविश्वास थे, अनेक प्रकार के नियम कायदे कानून थे और उन नियम कायदे कानून रस्मों रिवाजों की वजह से एक जाति के अंदर ही कई लोगों के बीच में जो है उपजातियों के माध्यम से दूरियां बढ़ती गई। इसके अलावा हमारे देश में हमें यह भी देखने को मिलता है कि जाति प्रथा की जैसी कुछ कमियां थी तो इसके कुछ गुण भी थे, कुछ अच्छाइयां भी थी इसकी। ऐसा नहीं कि इसमें केवल बुराइयां ही थी, इसमें कुछ अच्छाई भी थी। तो जाति प्रथा के अनुसार हर एक जाति या उपजाति का एक निश्चित रूप से एक व्यवसाय या ऑक्यूपेशन होता था हर एक जाति का। जैसे किसी का कुम्हार है, किसी का बढ़ई है, किसी का धोबी का है। तो अलग अलग प्रकार के, चाहे जातियां कितनी छोटी क्यों ना हो, हर किसी को अपने जीविका को कमाने के लिए एक न एक साधन जो था वो उपलब्ध किया गया था। हर व्यक्ति को अपने समूह पर कोई ना कोई एक स्थान मिला था। जाति प्रथा के इसी पहलू के कारण
आधुनिक विचारकों को ये हिंदू धर्म, हिंदू नैतिक और हिंदू कला और हिंदू कलात्मक कहा जाता है। यानी सिंपल सी बात है कि जाति व्यवस्था में हर किसी को अपने ऑक्यूपेशन का विभाजन किया गया, हर किसी जाति की अपनी नाम और एक अपनी खास पहचान मिल पाई, और इसे ही हिंदू नैतिकता या कला या कलात्मकता कहा गया है। एक और विद्वान है, जैसा कि मैंने ऊपर ही आपके सामने डिस्कस किया था, जिनका नाम है मैनियर विलियम। इन्होंने कहा कि जाति जो थी वो आत्मत्याग की भावना को प्रोत्साहन करने में, एक व्यक्ति को संगठित रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती थी। ये आप सभी को ध्यान रखना है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी बुराइयां थी जाति व्यवस्था के अंदर, लेकिन कभी भी इस जाति व्यवस्था की वजह से हमने देखा हर किसी के कार्य विभाजन थे, हर किसी का काम का बंटवारा था, और काम के बंटवारे की वजह से कोई भुखमरी नहीं थी। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगर आज के समय में हम बात करें तो जाति प्रथा में कुछ सामाजिक भिन्नता देखने को मिलती है। इसके अलावा हर एक जाति के अंदर हर एक व्यवस्थित रूप से कार्य चल सके, इसके लिए सबका कार्यों का विभाजन किया गया था, जैसा कि ऊपर बताया गया है, और जाति को उच्च से निम्न की तरफ बांटा गया था। हर एक को अपने कार्य दिए गए थे, व्यवसाय दिए गए थे, और उन व्यवसाय में उनका पूरा पूर्ण अधिकार था। ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि जाति व्यवस्था के कारण कुछ ऐसे गुण भी थे, कुछ ऐसी योग्यताएं भी थी जो व्यक्ति को उसके व्यवसाय के कारण मिल जाती थी, और जिससे वो अपनी जीविका को अच्छी तरीके से चला पाता था। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था जब और ज़्यादा क्रूर होती जाती है, यानी निम्न वर्ग के जो लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा उनके साथ में वायलेंस, हिंसाएं या फिर शोषण, उनके साथ में भेदभाव होता था, तो इसके बाद में इसके खिलाफ आवाज़ें उठी, और आगे चलकर भारत के अंदर अंग्रेजों की सहायता से 18वीं शताब्दी में कई सारे सुधार आरंभ हुए, और 19वीं शताब्दी आते आते हमने देखा है कि कई सारे धार्मिक सुधार हो गए थे। अब हम भारतीय समाज के अंदर एक चीज़, जाति व्यवस्था को तो हमने देख लिया कि उसके कुछ फायदे भी थे और कुछ नुकसान भी थे। तो ऐसे ही अब हम अस्पृश्यता की बात करते हैं। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। छुआछूत, तो इसका मतलब हम यहाँ पर इस तरीके समझेंगे कि अस्पृश्य स्वयं सामाजिक असमानता का एक उदाहरण स्पष्ट करते हैं। यानी समाज में किस प्रकार से असमानता थी, इसका एग्जाम्पल मिलता है। अस्पृश्यता एक अभिशाप है। अभिशाप इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी वजह से लोगों को एक अच्छा जीवन नहीं जीने को मिलता। अभी आप सभी जानते हैं अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, यानी बड़ी जाति के लोगों का अगर किसी छोटी जाति के लोगों ने कोई वस्तु छू दी तो वो उनसे बहुत भेदभाव करते थे, उनसे हीन समझते थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में आपको पता होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अस्पृश्य जो लोग थे उन्हें सामान्य सुविधाओं से वंचित रखा जाता था, उन्हें पूजा के स्थानों पर नहीं जाने दिया जाता था, उन्हें सार्वजनिक स्थानों से दूर रखा जाता था। जो कुएं होते हैं, जिसे वेल बोलते हैं, सराय होते हैं, विद्यालय होते हैं, इन सब का जो अछूत लोग थे वो उपयोग नहीं कर पाते थे, और उच्च जातियों के लिए केवल ये सारे स्थान बने थे। लेकिन 18वीं शताब्दी आते आते हम देखते हैं कि ये जो छुआछूत या अस्पृश्यता थी ये धीरे धीरे कम होती गई। क्यों? क्योंकि हिंदू भारतीय समाज के अंदर धीरे धीरे बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिसके बाद में अछूत जो है ये धीरे धीरे कम होती चली गई। इसके बाद में अब हम बात करेंगे नारियों की स्थिति, यानी महिलाओं की स्थिति के बारे में। तो भाई 18वीं शताब्दी में अगर महिलाओं की बात करें तो किसी भी सोसाइटी में महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की स्थिति या दशा संतोषजनक थी, या आप कह सकते हो कि बिल्कुल बेकार ही थी। यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज देखने को मिलता है, यानी प्रतिसत्ता थी। आप ये कहोगे, एक बात आपको ध्यान रखना है, घर के जितने भी निर्णय होते थे वो पुरुषों के द्वारा लिए जाते थे। पुरुष ही महिलाओं पर पूरा नियंत्रण रखते थे, इसीलिए पुरुषों के अधीन महिलाओं को समझा जाता था। इस कारण से उनका शारीरिक व मानसिक शोषण हुआ करता था। भारत में बहुत से भाग ऐसे थे जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पर्दा प्रथा मौजूद थी, यानी महिलाओं को एक और संकट का सामना करना पड़ता था, या महिलाओं के लिए एक व्यवस्था और थी, वो पर्दा प्रथा। ये हिंदू में भी था और ये मुस्लिम में भी था। ये पर्दा प्रथा अव्यवस्था, असुरक्षा के कारण और कठोर हो गई, यानी किसी दूसरे बाहरी ऐसे लोगों की नजर ना पड़े जिससे क्या हो जाए कि भाई आप पर कोई बुरी दृष्टि, कुदृष्टि डाले। तो भारतीय जो नारियां थी, जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय नारियां जिसे स्वतंत्र और सम्मान का अधिकार था, तो वो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि मुस्लिम काल में ही वो कैसी होती गई। मुस्लिम काल के अंदर उन्हें और ज़्यादा टॉर्चर का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो बाहरी आक्रमणकारी हुए वो जब आक्रमण करते थे किसी एक
जगह पर तो महिलाओं को उठा के भी लेके चले जाते थे। तो इस वजह से थोड़ा इनसिक्योर की वजह से, इसके अलावा आगे चलकर लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई उस समय व्यवस्था नहीं थी। अगर हम देखें तो नारियाँ ज़्यादातर या तो अनपढ़ या गँवार ही रहती थी। नारी पुरुषों पर पूर्णतः निर्भर होती थी शादी से पहले, जैसे अपने पिता के ऊपर, अपने भाई के ऊपर, और शादी के बाद अपने पति या अपने ससुर के ऊपर। बचपन से ही वे अपने पिता पर, युवावस्था पर अपने पति पर, और वृद्धावस्था पे अपने पुत्रों पर आश्रित रहती थी। आर्थिक क्षेत्र इसलिए भी नारी के लिए आश्रित हो गया था क्योंकि हम देखते हैं आर्थिक क्षेत्रों में भी महिलाएं पुरुषों के अधीन इसलिए थी क्योंकि संपत्ति के जितने भी पैतृक अधिकार थे वो केवल पुरुषों को ही मिले थे। महिलाओं को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया गया था। आर्थिक दशा की बात करें तो आर्थिक इनकी काफ़ी ज़्यादा दुर्दशा थी। दुर्दशा का मतलब होता है इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। इसी की वजह से उन्हें मानसिक और आर्थिक दोनों प्रकार का शोषण जो है वो उनके साथ हुआ। इसके अलावा अन्य सामाजिक रीतियाँ, रीतियों का मतलब है यहाँ पर नियमों से है। अन्य सामाजिक जो रीतियाँ हैं और अन्य सामाजिक जो नियम है, इसको हम अलग से एक नई वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, तो इसको अलग से डिस्कस करेंगे। देखो वीडियो के अब तक 2 पार्ट हो गए और पार्ट 3 के अंदर हम कोशिश ये करेंगे कि ये जो पूरे का पूरा यूनिट है खत्म हो जाए। एक यूनिट के अंदर 3 वीडियो, और आने वाली यूनिट्स जो होगी वो आप लोगों के लिए कोशिश की जाएगी इसी तरीके से अच्छे तरीके से अपलोड कर दी जाए, बाकी आप अपने एग्जाम्स की अच्छी तैयारी कर सकें, एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक दिए गए, आप सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे हमको वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।